पहले हम आज विसर्ग संधि कर लेते हैं पहले, वो भी बता दूंगी मैं अभी। विसर्ग संधि कर ले पहले, ठीक है। देखो विसर्ग संधि होता है, विसर्ग संधि अ से आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ग में ग, ध, ई, ज, झ, निय, द, ध, न, ब, भ या म, अ और आ को छोड़ के अगर ये कोई रहता है तीसरे चौथे या पांचवें भाग में, ठीक है, तो वहाँ पे विसर्ग लगाना हमको पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बता देती हूँ, जैसे नि प्लस आशा, ठीक है, निराशा जैसे होगा, निराशा होता है बेसिकली ये, सॉरी, ठीक है। तो नी प्लस आशा निराशा हो जाएगा। अब जैसे मान लो निर्धन है, ठीक है, हाँ निर्धन है। अब निर्धन को कैसे तोड़ेंगे, जैसे आज वहाँ पे पूछ रहे थे बच्चे, बट मैंने इसलिए नहीं, क्योंकि विसर्ग संधि के अंदर आता, बोलूँगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। नी प्लस धन, ये र किस में बदल गया, विसर्ग में बदल गया, ठीक है। ये देखो बेटा, ग, ध, ई, ज, झ, न, द, ध, न, ब, भ, म, इन्हीं के साथ ज़्यादातर ये र ऐसे वाले शब्द आते हैं। हाँ, जैसे निर्धन है, ऐसे वाले शब्द, निराशा है, ये वाले शब्द, ठीक है। हाँ तो मैं वही दे रही हूँ बेटा। अब जैसे निर्धन है, निराशा हो गया। अब बताओ, मैं दुर्जन बोलती हूँ मैं, ठीक है। जैसे द है, ये रहा दुर्जन, तो दु प्लस जन, दुर्जन, ठीक है। दु प्लस जन क्या हो गया, दुर्जन हो गया। अब आता है देखो आशीर्वाद, आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद है। आशा प्लस वाद, यहाँ पे भी र है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, आशी, ठीक है। अब ये र क्या बन जाएगा, दो डॉट और फिर वाद, बन गया ये आशीर्वाद। हाँ आशीर्वाद गुण संधि है, बट यहाँ पे देखो र लगा हुआ बेटा ऊपर, ये र को कहाँ भेजोगी, र को कहाँ भेजोगी, हाँ, पर अगर तोड़ने के लिए आएगा तो विसर्ग संधि के अंदर आएगा, क्योंकि र को कहाँ भेजोगी, र को कहाँ भेजोगी बताओ। किससे, अरे ये मैंने वर्ड बता रही हूँ, ऐसे ऐसे वर्ड लिख के दे रही हूँ। जैसे अब आशीर्वाद है, यहाँ पे र आया, और देखो ये श कहाँ गया, श मैंने लिखा नहीं, ये श है, हाँ वो मतलब मैंने लिखा नहीं। अब कोई भी ऐसा, ये इनमें से कोई भी वर्ड है, हाँ दुख कैसे ये लिखते हैं ना हम ऐसे, दुख, तो ह का साउंड आता है ये, दुख, हाँ दुख को नॉर्मल हम ऐसे लिखते हैं ना दुख को, पर ये वाले में हम क्या कहते हैं, ह का साउंड आता है जब बहुत ज़्यादा दुखी होते तो हम लिखते हैं ये वाला दुख, ह में, ठीक है। छोटी ई से बताऊं, मान लो ईश्वर है ये, ठीक है, जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता हो, हाँ ना, वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना वो, ठीक है, नीश्वर, जो एकदम ईश्वर पे विश्वास नहीं करेगा। इसने मुझे दिखाया, आया है, आया है, कोई बात नहीं, तक कंफ्यूज मत हो, कम आता है, कम आता है, ठीक है।
जैसे निर्गुण है, मान लो मैंने तुम्हें निर्गुण दिया, ठीक है, निर्गुण दिया, नी प्लस गुण, अब ये ग आया ना, ठीक है, कोई भी इसमें से कोई भी आ सकता है वर्ड। बेसिकली ये ध्यान रखना कि र ऊपर रहेगा, निर्गुण, न री र विसर्ग में, हाँ, जिस पे एकदम नास्तिक तुम उसको कहते हैं, जो इस पर विश्वास नहीं करते, हम उसको आस्तिक बना सकते हैं, बट इनको हम आस्तिक नहीं बना सकते, जिंदगी में नहीं बना पाओगे। हाँ, नीश्वर भी हो सकता है, ये दोनों ही स्पेलिंग सही है, ये भी स्पेलिंग सही है और वो भी स्पेलिंग सही है। वो स्वर, ये वाला स्वर आ जाता है बेटा, ये वाला स्वर आ जाता है, ऊंचा स्वर, तो शोर, कोई बात नहीं, बोल लेना, जो नहीं खत्म हो सकता, जो नाश्वर, जो बेसिकली वो है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने अभी तुम्हें वाला बता दिया मैंने, र वाला, अब मैंने ये लिखा, देखो, निश्चल, ठीक है, इस पे भी विसर्ग संधि, अब बताओ इसमें विसर्ग संधि कैसे है? हाँ, नहीं, ये श किस में बदल जाएगा? विसर्ग में, और ये बन जाएगा चल, निश्चल। तो ये देखो, ये वाला र, ये वाला श किस में बदल जाता है? विसर्ग में, ठीक है। ये वाला स, ये वाला वो जो होता है, ये किस में बदल जाता है? श में, ठीक है। बेसिकली क्या हो गया, ये विसर्ग और छ मल के क्या बन गया? यही मिलते ना, निश्चल, निश्चल, छ के साउंड आता है ना, तो ये क्या बन गया? श बन गया, ठीक है, ओके। अब मान लो कि मैंने निशंका दिया, हाँ हाँ, नी प्लस शंका, निशंका हो गया, ठीक है। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा राजमाला आपको भी? जैसे निशंक कैसे लिखते हैं ना, ऐसे वाला निशंक, हाँ सॉरी, वो निशंक, निशंक तो बोले ही नहीं सकते ना, निशंक बोलते हैं। हाँ, तो साउंड आ ही रहा है ना बीच में, लिख के देखो तुम क्या लिखना चाह रही हो। तो निशंका लिखेंगे, निशंक, निशंका, निशंक ना, तो भी ऐसे ही टूटेगा ये, नी प्लस शंख, निशंक, तो नी न के साथ ही ये आएगा, दो विसर्ग आएगा। हाँ, शंख का मतलब कोई आपका डाउट होना, किसी पे डाउट होना, ठीक है, किसी पे डाउट होना। अब बताओ, जैसे निसंतान, तुमने कई बार देखा होगा लिखा हुआ होता है निसंतान, है ना, निसंतान बोलते तो ह का साउंड आता है, आता है ना, तो हम क्या लिखते हैं उसका? नी संतान। क्या ह का साउंड आता है ना, तो हम क्या लिखते हैं? नी संतान, ठीक है। इसका संधि विच्छेद ये है। मेरे पास नोट्स है ना, देना। कि इसमें कौन सी संधि है, हाँ तब तो हम लोग ऐसे कर देंगे कि विसर्ग संधि है। हाँ, लेकिन मैम जब इनका संधि विच्छेद करने को आएगा, तब के लिए तो रूल याद करना पड़ेगा ना, हाँ, वो तो याद करना ही पड़ेगा तुमको, वो तो बिना बेटा उसके याद तो कोई कर ही नहीं सकता। जैसे अब देखो, विसर्ग को है ना श हो जाना, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, या क ख ट ठ प फ में से कोई भी वर्ण हो, तो विसर्ग को श हो जाता है, विसर्ग का साउंड होता है। जैसे ये श, इतना रूल याद करोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा मैं ना 10-15 तुम्हें अभी देती हूँ, तो तुम लोग 2 ही जन हो, तो मैं फटाफट चेक भी कर लूँगी और वो भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। मैं अभी आपको दे रही हूँ सब मिक्स करके विच्छेद करने के लिए, ठीक है। हाँ, तभी मैं कह रही हूँ आपको, मैं दे रही हूँ। हाँ,
चलो व्यंजन, व्यंजन तो तुम्हें बेसिकली है ही कि व्यंजन को मेल से ही बनता है। एक सेकंड में पानी पी लूँ खाली। व्यंजन तो व्यंजन के मेल से ही बनेगा, जो जो बेसिकली आया हुआ है ना बार बार। मैं वही तो कह रही हूँ तुम्हें, मैं जो कॉमन है। कोई बात नहीं, तुम्हें को अपने बुक देना एक बार ये वाला। मैं तुम्हें 10-5 वर्ड देती हूँ। क्वेश्चन बैंक दो ना, क्वेश्चन बैंक ज़्यादा बेटर है ना। ये अच्छा कोई बात नहीं, अब उस पर झगड़ा मत करो कि वही आएगा। चलो 2-3 वर्ड देती हूँ, उसको करो। मैम बात ये है कि ठीक है एक ही आया है, दो ही आया है ना, पर मैम जहाँ पे अगर लेना है मतलब किसी और से आगे बढ़ना, तो ये लैंग्वेज है मैम, इस पेपर में लैंग्वेज और कॉन्स्टिट्यूशन ये दोनों डिसाइडिंग है, इसलिए एक नंबर भी इसमें छोड़ नहीं सकते ना। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना हम। चलो करो, बोलो बोलो। इंग्लिश से हिंदी वो भी करा रही हूँ, वो भी करा रही हूँ, वो भी करा रही हूँ। वो वाला भी मैं करा देती हूँ, पहले संधि 2-3 कर लो। मैंने कुछ 9 से 10 क्वेश्चन जो मुझे नहीं समझ में आ रहे थे काफ़ी डिटेल में पढ़ने के बाद में, वो थोड़ा बता दीजिए क्योंकि एकदम 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 बता दूंगी, मना कहाँ कर रही हूँ। किसी भी चीज़ के लिए आपको मना नहीं है। यशो दिखाओ, दिखाओ। यशोगान, शो ओ और देखो ओ और आ गया ना। देखो ओ की मात्रा गई, आ की मात्रा गई, ये दोनों मिलके सेम शब्द बनाए। ठीक है, तो इसमें कोई वर्ण में चेंजेस आए नहीं आए ना, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, यश प्लस गान, यहाँ पे आ और आ मिलके तो ओ नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ, तो अब क्या होगा, यश प्लस गान और यश प्लस गान, तो ये हमारे यशो गान है। यश में अ आया, ग में आ की मात्रा आई, अ और आ मिलके क्या बनता है, दीर्घ संधि बनता है। तो क्या बनेगा दीर्घ संधि, हाँ यशगान क्यों बनेगा, दीर्घ संधि में क्या आता है, यशागान में, यशोगान भी तो हो सकता है, ओ भी तो दीर्घ संधि है। ओ और आओ, हमने क्या पढ़ा था, अ छोटी ई छोटा ऊ, यही था ना, है ना। तो अब हमारे को देखो ओ की मात्रा है, यश प्लस गान, अ प्लस आ है, तो ओ बना, तो यशोगान। विसर्ग तो हो नहीं सकता क्योंकि ना ह का साउंड है ना इसमें र का साउंड है इसमें र और ह। बट मैम इसमें जो दे रखा है चौथे का देखने में इसमें बे दे रखा है यशगान। यशगान यशह गान हो गया, ये तो ह का साउंड, यशोगान में तो है ही नहीं साउंड यहाँ पे। ये तो बात है ना मैम, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यही तो संधि का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यशह गान हो गया, सह ह प्लस आ। इसीलिए इसमें दिया हुआ है, यस आ गया, ग में भी आ गया और आ गया, विसर्ग से पहले आ गया, इसीलिए ये यहाँ पे हो गया। विसर्ग वाला हो गया, तो यही कंफ्यूजन होता है मैम। हाँ, ये तो थोड़ा सा तुमको याद करना पड़ेगा। ये फिर उससे आएगा कि ज़्यादा प्रैक्टिस से, तो इसके तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इसके चक्कर में फिर और रह जाएंगे। तो वो थोड़ा सा तो देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना तुमको। कब है पेपर तुम्हारा, कहाँ है पेपर,
4 को पेपर है ना, तो 3 तारीख को तो तुम शाम को भी निकलोगे तो अच्छा हाँ 4 बजे डबल डेकर, हाँ ट्रेन जो जाती है तो फिर है। चलो अब बाकी दूसरा टॉपिक करें पहले, और इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ पहले। मैम अब रहने देते हैं। संधि का मुझे यही समझ में आ रहा है कि व्यंजन और विसर्ग अभी इतने कम अंकों में ना ये हो नहीं सकता, क्योंकि इसके सारे रूल एक एक ऐसे तोड़ के समझना पड़े इसको ना, बेसिकली तोड़ के करने के लिए करने की कोशिश करना। इस क्लास में मैम ये तो नहीं हो सकता। राजमाला आपको भी जो भी प्रॉब्लम है बेटा व्हाट्सएप पे टाइप करके भेजो, वो मैं टॉपिक समझा दूंगी। बेसिकली तुम्हें अभी क्या था, वो हिंदी वाला था ना। मैम कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसी पेपर में बेटा सूट ठीक करो, सूट ठीक करो, ठीक करो, लाओ। ये कहाँ गया? हाँ बताओ। मैम ये कुछ क्वेश्चंस हैं 2019 के, ये क्वेश्चन तो दिखाओ। इधर से स्टार्ट करती हूँ। हम्म मैम ये अच्छा ये आ जाओ। निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया कौन सा होता है? इसमें कर्म ना हो। कर्म ना हो, जो खुद करता हो। हाँ तो मैम पढ़ना भी एक कर्म है, खरीदने में भी कोई देखना, और मैम रोने में क्या, मैम इसका देखना। आंसर दिया है रोना। हाँ तो रोना हम रोएंगे, हम खुद ही रोएंगे ना, तुम थोड़ी रोगी मेरी जगह पे। देखो देखना में हम 2 जन भी देख सकते हैं, या तुमको बोल सकती हूँ मैं देखो जरा, ठीक है। खरीदना में मैं बोल सकती हूँ चलो खरीदते हैं। रोने के लिए मैं तुमको बोलूँगी चलो रोते हैं। रोता है इंसान खुद। अकर्मक क्रिया क्या होती है जिसमें एक करता हो। एक करता होगा खाली, सिंगल। मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, या राम खाता है, राम पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है ये क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें आंसर नहीं आता ना कि राम किताब पढ़ता है। मतलब मैम अकर्मक क्रिया में एक करता होगा। एक नहीं, इसमें 2 भी करता हो सकता है, लेकिन जो वो करता होगा वो स्वयं खुद करेगा। उसमें ये नहीं पता होगा कि कर क्या रहा है वो, समझे। उसमें दूसरा एक और कर्म नहीं आएगा। जैसे राम किताब पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है, तो किताब कर्म कर रहा है ना। ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें उल्टा। तरीके से तो मैम पढ़ना तो कर्म है ही ना। पढ़ना कर्म है, पढ़ना है। राम किताब पढ़ता है, हाँ। राम श्याम के साथ पढ़ता है। रोता है, रोना। राम और श्याम किताब पढ़ते हैं, राम और श्याम किताब पढ़ते हैं, 2 जन आ गए उसमें। 2 करता हो गया। हाँ। तो 2 लोग कर्म करें तो द्विकर्मक क्रिया। मैम द्विकर्मक क्रिया तभी होगी जब हाँ 2 लोग काम करेंगे उसको। मैम राम और श्याम पढ़ते हैं, हाँ तो उसमें कर्म क्या है? पढ़ते पढ़ना, हैं, हाँ हाँ। तो मैम यानी कि अगर 2 कर्ता भी हैं तो भी तो पढ़ना वो है ना पर क्रिया। 2 क्रिया है ना, 2 काम करने वाले तो लोग 2 ही हैं, एक नहीं है। जो काम हम वो स्वयं करे, करता जो स्वयं करे, कर्ता के साथ हो तो वो होता है वो। जैसे राम पढ़ता है तो वह कर्मक क्रिया है, राम किताब पढ़ता है तो वो सकर्मक हो जाएगा, क्योंकि राम क्या पढ़ता है इसलिए। तो यहाँ पे क्या ये कह सकते हैं कि राम तुम्हें देखता है, राम सामान किताब खरीदता देखता है, सामान खरीदता, होता है। हाँ। अब अगर मैम राम पढ़ता ही, ये भी तो हो सकता है राम पढ़ता है तो यहाँ पे पढ़ता नहीं लिखा है, तुम्हारा पढ़ना लिखा है। शब्द का भी तो देखो, यहाँ पे रोना लिखा है। राम रुलाता है नहीं लिखा, रुलाता होता तो राम किसी और को भी रुला सकता है, हाँ तो मैम वहाँ पे फिर इसलिए क्या होता? रोना। रुलाता पे क्या होता? रुलाता होता तो नहीं होता कर्मक। उसका कर्मक होता। हाँ हो सकता है राम किसी और को भी तो रुलाता है, या मुझे बारिश बहुत रुलाती है। पर मैम हो सकता है राम अकेले ही अब हम सोचने के लिए तो बहुत कुछ अज्यूम कर सकते हैं ना। हमारे को जो वर्ड दिया वो देखना है कि रोना क्या है। हम इंसान खुद रोते हैं। जब यहाँ पे जब राम श्याम को रुलाता है या राम श्याम को मार रोता है देखता है तो आएगा उसमें, अदरवाइज रोना हम खुद ही रोना करते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें हम प्रेरणा, ये हो गया था। जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। पशुता, हाँ मतलब मैम अब पशु तो ठीक है, जाति हाँ, होगा कोई हाँ। दिक्कत नहीं। पर मैम मेरा क्वेश्चन ये था, वीरता, वीर, वीर वीर भी तो संज्ञा, वीर भाव, वीर संज्ञा है। वीर कौन होते हैं? मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक कैसे हो गया वीर? नहीं हाँ जातिवाचक। मैं वीर जाति कैसे हो गई? मैम क्योंकि वीरों की तो जैसे वीर अगर बोला गया तो वीर कौन होते हैं? जो बहुत हमारे सिपाही होते हैं, जो या बहुत ताकतवर होते हैं, जो होते हैं। या जो भी ताकतवर लोग हैं उनके
सिपाही जो ये होते हैं दल, जाति होते हैं, एक दल होता है। हम क्या, पुलिस को हम क्या बोलते हैं? पुलिस दल बोलते हैं ना। पुलिस जाति में नहीं आती, सैनिक को हम जाति में बोलते हैं, है ना। तो इसलिए, और ज़्यादातर वीरता किस में आता है? भाववाचक संज्ञा में ही आता है, पर जातिवाचक से निकला है तो पशु है। पशु में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। वीर क्या होगा? वीर कौन सी संज्ञा होगी? वीर बेसिकली भाववाचक ही संज्ञा है। वीर से वीरता बनता है। वीर क्या है? वीर, क्या होगा भाववाचक? वीर देखो, मैं एक सैनिक हूँ, चाहे मैं पुलिस हूँ, मैं कैसी हूँ? वीर हूँ। तो मेरी क्या है? भाव, मेरी क्वालिटी है ना वीरता, वीर होना, ताकतवर होना मेरी क्वालिटी है ना, इसीलिए। हाँ, तो मैम वीर तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही हुआ ना। वीर व्यक्तिवाचक नहीं हुआ। वीर वैसे, वीर जातिवाचक भी नहीं है। वीर वैसे, वीर हमेशा भाववाचक ही आएगा। मैम, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव फलकर्ता पर पड़ या फलकर्ता पर पड़ता है, हाँ। कर्म में युक्त नहीं होता, उसे कर्म क्रिया कहते हैं। आशा गाती है, तो गाना में हम वो नहीं हो गया? आशा गाती है। आशा क्या गाती है? कहीं लिखा है? अच्छा, आशा, क्वेश्चन पूछो इसमें, इसका अकर्मक सकर्मक, हमेशा कर्मक सकर्मक की पहचान ही यही कि तुम उससे क्वेश्चन पूछोगे ना पलट के उस चीज़ को, तो तुमको अपने आप आंसर मिल जाएगा। आशा क्या गाती है? करता नहीं, कर्म को ऐसे करती है। किसको गाती है? गाना। हाँ, अगर इस जगह होता आशा गाना गाना गाती है तो हाँ, समझ आया अब? ठीक है। वीरता, वीर से वीरता बनाते हैं। वीर, वीर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। वीर हम एक पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक ही बोलो, बेसिकली एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए होता है। राम और श्याम नहीं। वीर है। अगर मैं तुमको क्वेश्चन देती हूँ, राम और श्याम वीर है, हाँ, ठीक है। पुलिस जो भी समुदाय है, सभी पुलिस वाले वीर है होते हैं। हाँ, तो मैम यहाँ पे तो पुलिस वाले क्या हो गया? पुलिस वाले क्या हो गया? जातिवाचक। वीर क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वीर क्या है? कोई एक ही वीर होगा या बहुत सारे भी वीर है, तो एक एक के अंदर वीरता होगी। वो वीर, वीर जाति नहीं आती, पशु जाति है। पर मैम ऐसे तो पशुता भी एक एक के अंदर। नहीं, पशु, पशु तो कैसे? सारे जानवर पशु है भाई, कोई ऐसा सिंगल नहीं है। अच्छा मैम, ये मैम आई डोंट नो हाउ टू टाइप इन हिंदी। आप इंग्लिश में टाइप कर दो बेटा, हिंदी वाले वर्ड से वो करके टाइप कर दो आप, मैं बता दूंगी आपको, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है दूर करूंगी। मैम ये मैम ये होता क्या है? निपात, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं होता है? निपात तो मैंने तुम्हें बताया तो था, पढ़ाया था। मैम हम लोगों ने तो अभी तक ये नहीं पढ़ा है, और ये किस चैप्टर में होगा वो भी नहीं पता। निपात बेसिकली उसमें आता है, वाक्य में ही आता है इसमें देखना, क्योंकि ऐसे इतना सारा चीज़ें तो मुझे भी ध्यान नहीं रहती ना। निपात होता है शायद वाक्य में ही, मैं बताया था तुम्हें जहाँ तक ध्यान है मुझे। कि पढ़ा नहीं है ना, मतलब हमारे वाक्य मैंने पढ़ाया है यार, वाक्य विचार 84 मैंने निपात बताया था जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने नोट्स में एक बार दिया है। मैम पढ़ाया होगा, पर जब से हमारा बैच आया है ना, मेरा बैच आया है, तब से नहीं पढ़ाया है, क्योंकि मैंने तो सारी क्लासेस की हैं। यार तुम ही दोनों थे तो वहीं कर लेते, इतना हम लोग दौड़ के भाग के आए। मैंने बोला तो फिर आपने कहा जेलो की क्लास है, जेलो की क्लास है वहाँ। अरे उन्होंने मुझे वहीं लिख के भेजा तो मैं, मेरे को थोड़ी पता। पर्यायवाची भी आएंगे। अब बीमारी है इसमें से पर्यायवाची नहीं आ रही इस बुक में। पर्यायवाची बता दूंगी बेटा, बेसिकली मिलता जो था। निपात मैं तुम्हें बता देती हूँ, रुक जाओ, कोई बात नहीं। निपात मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, ठीक है। निपात रह गया, निपात मैं तुम्हें बता दूंगी, मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। वाक्य में आता है ना? हाँ वाक्य में आता है, मैं आपको बता दूंगी। तुम्हारी बुक है ना, इस पर वो कर देना, मैं तुमको बता दूंगी, ठीक है। मैम फिर मैं आराम से आपको संडे को करती हूँ, आप भी उस दिन फ्री रहेंगी। नहीं आप, मैं इसी क्लास में बता दूंगी। और बताओ क्वेश्चन। कौन सा सब सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? ये मैंने आपको दिया था। मैम नहीं, एक बार आपने बोला था, पर ना मैं ये नहीं समझ, जैसे हस्ताक्षर है मैम, लोग और प्राण, तो चलिए ठीक है, प्राण पखेरु उड़ गए, तो ऐसा लोग उसको वो तो पर्यायवाची में प्रयोग हो रहा है। अरे नहीं, मतलब हस्ताक्षर का बहुवचन होता है हस्ताक्षरों। मैम जैसे यहाँ पे बहुत सारे हस्ताक्षरों की ज़रूरत है। मुझे आपके हस्ताक्षरों की ज़रूरत है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं
नहीं, बहुत सारे जगहों पे लिखते हैं, सिग्नेचर्स लिखा जाता है, एस लगाया जाता है, पोस्ट ऑफिस एस लगाया जाता है, आपने देखा होगा बैंक के डॉक्यूमेंट्स में, है ना। तो ये बहुवचन में प्रयोग होता है, पर भीड़ कभी बहुवचन में नहीं होता है। भीड़ है, यहाँ बहुत भीड़ है, बहुत लगाते हैं हम। यहाँ भीड़ो नहीं बोलते हम कभी भी। हस्ताक्षरों, हिंदी में हस्ताक्षरों लिखते हैं और इंग्लिश में पोस्ट ऑफिस वो लगा के एस लगाते हैं, सिग्नेचर्स। इसी से इसको याद कर लूँगी फिर। 34 हो गया। मैंने आपको दिया था कि ये एक वचन में होता है और बहुवचन में मैंने लिखा था, भेजा था आपको। मैम ये क्या चीज़ है? हेतु हेतु मदभूत का उदाहरण है मतलब हेतु हेतु मदभूत एक ये भूतकाल भविष्य काल जो होता है ना, वर्तमान भूत भविष्य, उसके ये आसन भूत, सामान्य भूत, उसमें हेतु हेतु मदभूत। आपको काल का मैंने नोट्स भेजा है, नहीं नहीं मैम, हमारे पास में ठीक है। मुझे बस लिख के वो कर देना। उसमें हेतु हेतु मजबूत मतलब वो संभावित होते कि ऐसा होगा, हेतु हेतु मजबूत ऐसा कभी होगा। हाँ बेटा आप टाइप करके भेजो राजमाला। मैम ये सातत्य। मैम सातत्य बोधक पक्ष का उदाहरण है। अनुमान लगा रही हूँ कि सातत्य मतलब निरंतर लगातार। हाँ 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 वो समझ में आ गया। हाँ लेकिन मैम बात ये, वह नियमित रूप से स्कूल जाती है। हाँ इसमें भी तो लगातार का एक कहीं ना कहीं वो हो रहा है। हाँ राकेश पढ़ रहा है, ठीक है। राकेश क्या कह रहा है, पढ़ रहा, कब से पढ़ रहा है, कब तक पढ़ेगा ये हमको नहीं मालूम। तो इसलिए सातत्य बोधक है, मतलब ये चीज चल रही है लगातार, ये सत्य पे आधारित है, ठीक है। मतलब सत्य क्या है, हम देख रहे हैं उस चीज को। नियमित रूप से स्कूल जाती है तो हम ये बता रहे हैं कि हम जा रहा है वो, बट ये कब से पढ़ा है हमको नहीं मालूम, कब तक पढ़ेगा नहीं मालूम, इसका आदि और अंत नहीं हमारे पास। तो नहीं पता है कि कब से जा रही है, कब से जाती है, नियमित रूप से मतलब वो रोज जाती है, ये तुम कंफर्म कर रही हो। कब तक जाएगी ये भी तो नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन तुम ये कंफर्म कर रही हो, यहाँ पे तुम्हारे कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसी सातत्य बोधक। मैम ये भी तो हो सकता है ये 15 दिन से नियमित रूप से। वो तो तुम कुछ भी सोच लो, ये मैं कह रही हूँ राकेश तो 15 घंटे से पढ़ रहा है, वो अच्छा खिलाड़ी तो जन्मों से है, वो तो हम सोचने के लिए तो कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं ना। दूसरे का भला करोगे तो मतलब संकेत, हाँ एक तरीके से इशारा मिल रहा हाँ। है, तो संकेतार्थक है। अच्छा ये शायद था ही नहीं, आई थिंक 43 था सॉरी। किस वाक्य में क्रिया विशेषण उपवाक्य सम्मिलित है। हाँ मम्मी कहाँ से, कौन से उसमें? राकेश पढ़ रहा है नहीं सातत्य बोधक पक्ष किसमें उसमें? बेसिकली कि जिसमें जो लगातार निरंतर चल रहा है, बट इसमें चैप्टर का नाम नहीं है, इसमें कोई भी, इसमें किस तरह के वाक्य? बोधक में आता है, बोधक वाला वाक्य का जो है ना उसी के अंदर आता है, जिसने हेतु हेतु मजबूत और ये। अच्छा किस वाक्य में क्रिया विशेषण उपवाक्य सम्मिलित है, जो क्रिया की विशेषता बताए, और वो सेकंड वाक्य होना चाहिए। यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, तो मैम इसमें क्रिया विशेषण क्या है? तो अवश्य उत्तीर्ण होता। नहीं नहीं नहीं, क्रिया विशेषण क्या है मैम? तो ओके, ठीक है, हाँ ठीक है। क्योंकि सेकंड वाक्य में क्रिया विशेषण आना चाहिए। क्रिया विशेषण तो कर भी लूँगी मैं, इतना कोई वो नहीं है। 43 11 हो गया, फिर 12 लिख दिया। 24 बात में सन के साथ वही बात हो गई, और 75 73 75 यस 73 75 हाँ। मैम दान का प्रत्यय नहीं है, बताओ। अब मैम देखिए, अगर अगर हम इसको अलग अलग करें, इत्र और दान, इत्र के लिए जो भी दान है मतलब जो नहीं, प्रत्यय, प्रत्यय का इत्र, प्रत्यय का सबसे पहले वर्ड का वो मतलब होता है। इत्र का मतलब क्या होता है? मैम वो स्प्रे परफ्यूम। हाँ हाँ तो उसके लिए जो दान यानी उसका जो पात्र होता है रखने वाला, वो हो गया इत्र दान। कलम दान, पेन रखने वाला। स्टैंड, पीक दान जो पान थूकने वगैरह वाला होता है। रक्त, अब मैम रक्त, ठीक इसको भले ऑप्शन दे, पर मैम रक्त यानी खून हो गया, और दान उसको डोनेट करना। तो मैम वैसे तो प्रत्यय देखा जाए तो इसमें भी तो है ना। प्रत्यय कहाँ है इसमें बेटा? मैम, मतलब दान प्रत्यय तो है ना इसमें। हाँ हाँ तो लेकिन इसमें ऑप्शन दिया है कि ये जो है इसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है इस ऑप्शन में, तो वो मुझे तो दान तो रक्त, हाँ ये तो है, गलत है, क्योंकि इसमें तीनों में ही है। जब दान 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 है, रक्त मतलब खून होता है। और मैम इत्र दान भी दान अपने होना चाहिए, मैम इत्र दान होना चाहिए वैसे पहले। इत्र दान में बेटा, इत्र दान तो सभी में लगा हुआ है ना। इत्र मतलब खुशबू, इत्र मतलब तो खुशबू, पर इत्र दान
जहाँ पे खुशबू का डब्बा रखा जाता है। वैसे होने को तो यही होना चाहिए, इत्रदानी बेसिकली, अगर बाकी तो ये सारे वर्ड हम यूज़ करने चाहिए थे। अभी तो दान प्रत्यय है ना। दान प्रत्यय है, फिर भी मैं बात करती हूँ कि चलो इत्र हमारा हिंदी लैंग्वेज नहीं है, इत्र एक उर्दू भाषा तो मैम प्रत्यय तो उर्दू में भी होते हैं। होता है, फिर भी हम कह रहे हैं कि चलो एक बार के लिए मानते हैं। बाकी तो तीनों हम चीज़ बोलते हैं, कलम भी हमारे लिए पीक भी है, रक्त भी है, रक्त मतलब खून होता है, तो हम तीनों के साथ ही हमारे हिंदी के शब्दों को लेते हैं, तो होना तो इत्रदान चाहिए। क्वेश्चन ही गलत है फिर ये क्वेश्चन गलत है। और हाँ मैम इसमें था उपसर्ग, रहित। हाँ जिसमें उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग यानी पहले तो मैम अब रंभ का मैं मान लेती हूँ कि रंभ का मतलब कभी जब रंभा बोलते हैं तो रंभा का मतलब बेसिकली सुंदर होता है। अब यहाँ वो आरंभ, सुंदर शुरुआत ऐसा- हाँ। नहीं मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि आरंभ का क्या मतलब है। आरंभ का तो मतलब आ शुरुआत मतलब ही हो स्टार्ट और रंभ हो गया, ठीक है। आकार, आ प्लस आकार, अ प्लस आकार हो गया, आकार हो गया। आधुनिक का क्या होगा? आ प्लस धुनिक, गया। नहीं वो तो मैम मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं होगा। हाँ। पर मैं ये जानना चाहती हूँ आ प्लस कर्षण। अब कर्षण का क्या मतलब है? कर्षण मतलब घिसना। वो तो मैम घर्षण होता है ना। नहीं, कर्षण जो होता है जब बहुत ज़्यादा, हम घर्षण क्या बोलते हैं? जब रगड़ते हैं, जब दो चीज़ रगड़ती हैं तो घर्षण होता है, ठीक है। जब पूरा घिस जाता है ना, जब एकदम वो पतला सा रहता है उसको कर्षण बोलते हैं। जब उसमें से वो निकलती है, पार्टिकल्स निकलती है, जब होता है ना उसको कर्षण बोलते हैं। जो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल जब अपने आप को अट्रैक्ट करती है तो उसको कर्षण बोलते हैं। जैसे नहीं कहते बहुत आकर्षण है, मतलब उसमें दूरी बहुत कम हो जाती है और वो अपने आप को खींच लेती है। घर्षण तो क्या? घिसना, फ्रिक्शन हो गया। कर्षण होता है जब एकदम घिस चुकी होती है ना, जब एकदम से पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तब उसको बोलते हैं। अच्छा ओके। खैर मैम इसमें तो अब जो भी है हो ही गया। क्या लिखा है इसने? निस्दी की संधि क्या होगी? निषेध की, नी प्लस शेद, निषेध। मैम विसर्ग संधि में भी आ जाएगा। हाँ करके दिखाओ इसको, एक बार करो, निषेध लिखो। चलो तुम बताओ। हाँ मैं देख लेती हूँ थोड़ा सा संबंध बोधक। ये तो मैं आ जाएगा। कौन सा शब्द? अभिकारी। अभिकारी भी मैंने पढ़ा था तो ये मैं कर लूँगी। हाँ निषेध, वो वाला श आएगा, वो पेंसिल पेंसिल। ऊपर मात्रा लगा और ध, निषेध होगा बेटा। ठीक है मैम। अभी 13 में ऐसा कुछ है नहीं। बाकी और तुम देख लो। नहीं ऐसे आप प्लस हो जाएगा। हाँ वो प्लस तो आएगा ही, अच्छा बच्चे एक बार तुम देख लो। और ये सब बात सुने ठीक है, वो पलट के बैठ के देख ले, मैं इसका भी थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ जब तक, ठीक है। जो होगा फिर पूछ लेना। आ जा बेटा। बताओ तुमको क्या प्रॉब्लम है, बताओ। मैम आप तो पढ़ा दो। आप पढ़ाओ, क्या पढ़ना है बोलो, मैं ये कह रहा था पहले ये देखो ये वाले शब्द। बता दो जो प्रॉब्लम है सबसे पहले बताओ। मैं ये कह रहा हूँ ये 7-8 शब्द आ रहे हैं मैम एक साथ। हाँ मैम ये समझौता के लिए उपयुक्त अंग्रेज, अच्छा ये देखो, यही तो मैं तुम्हें बता रही थी, ये सब चीज़ ना तुम लोग। अब समझौता के लिए क्या होता है बताओ? एग्रीमेंट होता है ना, तो उसको हमको टिक करना है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या उपयोग किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कॉन्टिनेंशन, हाँ। प्रतिविरोध, ये तो तुमको बेटा जितना ये सब आए हुए ना, इसको वर्ड को याद, ये डिक्शनरी की तरह तुम्हें याद करना पड़ेगा। और एजुकेशन के लिए पर कुछ इम्पोर्टेंट पारिभाषिक वर्ड जैसे 20-25 आपने बता दिए जो थोड़े हमारे लीगल फील्ड से मिलते हैं। डिफेंडेंट का क्या होगा बताओ? प्रतिवादी प्रतिवादी। और मोस्टली लीगल वाले ही लीगल वाले ही आएंगे, तो तुमको लीगल वाले ही ढूंढ के ना इंग्लिश टू हिंदी वाला वो करना पड़ेगा। लीगल विधिक हिंदी मतलब विधिक हिंदी बेसिकली। साइन डाई का ये अनिश्चित होता है काल के इसका लिए। प्रत्यय स्थापन का मैम रिस्टोरेशन भी होता है और वैसे देखें तो रेस्टिट्यूशन भी है। समझ में नहीं आ रहा मैम। ये आएगा तुम्हारा ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ये तो इंग्लिश है मैम। तो मैम ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनका मतलब 20-25 वर्ड्स का मटेरियल आपसे मिल सकता हो ये विधिक हिंदी के लिए? वो मैं दे दूंगी। और मैम ये मुहावरे और ये हाँ मुहावरे मैं तुम्हें बता देती हूँ। देखो मुहावरे में बेसिकली क्या होगा कि जो कॉमन यूज़ होता है ना, वही वाली मुहावरे आएंगे। जैसे अब इसमें है, देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका, गर्जे जो बरसे नहीं। मैं तुमको इसको पांचों का मतलब बता देती हूँ, चारों का, तो तुमको। और चोर की दाढ़ी में तिनका जो चोरी करता है, कहीं ना कहीं वो लूज पॉइंट छोड़ देता है अपना,
मतलब कहीं ना कहीं घबराहट होती है अगर लिखने आएगा हिंदी में। गरजे जो बरसे नहीं, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है वो कुछ नहीं करता, जो बहुत ज़्यादा बोलता है वो कुछ नहीं करता। ठीक है। कमर कसना मतलब तैयार होना, किसी भी चीज़ के लिए तैयार हो जाना। सांप मरे पर ना लाठी ना टूटे, मतलब किसी भी चीज़ को काम हो जाए हमारा बट कोई नुकसान ना हो, कोई चीज़ हो ना। नाक चढ़ाना बहुत घमंड होना। पौ बारह होना मतलब बहुत खुश होना, बहुत खुशियाँ आना उसके साथ। पौ बारह नहीं, प्रफुल्लित होना। हाँ, अगर शुद्ध हिंदी बोलोगे प्रफुल्लित। अंधेर नगरी चौपट राजा मतलब वहाँ पे खाली गलत ही काम हो रहे हैं और वहाँ का राजा भी बेवकूफ़ हो, उसको कहते हैं। और ये लोग कहते हैं क्योंकि लोकल आम भाषा में हम यूज़ करते हैं। तान कर सोना मतलब निश्चित होकर सोना। कि जो मुहावरे होंगे उनमें तो ऐसे आता है नाक चढ़ाना, निर्भीक हो जाना, विजयी होना, पर जो लोकोक्ति होती है जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा। लोकोक्ति ऐसे टाइप में होती हाँ है। हाँ तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं इसमें से लोकोक्ति कौन सी है, हाँ। तो इनमें हमको ये चीज़ तुम्हारा को पेपर कॉपी देना एक। इसी में लिख दो मैं। अरे नहीं, ठीक है, मैं भेज दूंगी। क्या बोलूं, दो मैं बता देती हूँ आंसर तुम्हें। नहीं नहीं मैम, नहीं नहीं आप मैम भेजिएगा मुझे भेज दीजिएगा। हाँ मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि आप यही बोल रही हैं, लेकिन मुझे समझ ये नहीं वाला आ रहा कि ऐसा आंसर है, क्यों बोल रही हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है मैं तो वो वाला आंसर होगा इसमें। एक बार ये सारे क्वेश्चन और कर लेता हूँ। हाँ, एक बार आप कर लो, फिर प्रीवियस ईयर पेपर में इसे डिलीट करा दिया था, ये ऑप्शन था उसमें है। प्रीवियस ईयर वाला पेपर बेटा ये वाला यही है, दिखाओ तो ये वाला क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर का ये कौन सा क्वेश्चन है? वही निषेध वाला, निषेध वाला। अच्छा, निषेध वाला कहाँ है देखो तो, इसमें कहाँ से डिलीट करा दिया भाई? कौन से ईयर का? कौन से ईयर का बेटा? प्रीवियस ईयर लिख रही है ये। निषेध क्वेश्चन तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा दोनों सालों में किसी ने। मैंने भी नहीं पढ़ा था ऐसे। ये कह रही है 2021 में। 2021 में तो एग्जाम ही नहीं हुआ था इसका। अरे वो जेएलओ का बोल रहे हूँ, वो सॉरी उसका आरजेएस का बोल रहे होंगे मैम। बेटा 134 नंबर क्वेश्चन है, 2021 का है क्वेश्चन। मैम आरजेएस का बोल रहे होंगे। ये सिर्फ 13 और 19 नहीं हुआ है, ये हो सकता है आरजीएस का बोल रहा बेटा आप आरजेएस का बोल रहे होगे, बट ये तो होता यही है, निषेध का तो यही होता है। नहीं हो, अगर ये ऑप्शन था क्या उसके अंदर? अगर ये ऑप्शन है, बट वैसे विसर्ग ही आता है संधि में। ऑप्शन अगर आप लिख दो यस मैम ऑप्शन था, तो फिर ये वाला आप टिक कर सकते हो, फिर ये वाला ऑप्शन टिक होगा। हाँ उसमें तो है शायद मैम 2021 में, क्योंकि उसमें आता है संधि विच्छेद 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं 15 में से। हाँ, तो ये ऑप्शन होगा बेटा, ठीक है। हाँ, अब आप देखो बेटा। उसमें तो क्वेश्चन ही 100 आते हैं आरजेएस में तो। अब बेटा जो भी है, अब उसने जो और कोई क्वेश्चन डाउट है बेटा आप पूछो। आप बेटा देख लो जल्दी फटाफट जो भी है, कुछ और है देख लो, एक दो क्वेश्चंस जो भी है। अभी टाइम है मेरे पास, अभी 10-15 मिनट। लो मैं वो पर्यायवाची पूछ लूं? चलो बैठो। अरे नहीं, मैं तुम्हें ट्रिक बताती हूँ ना। हाँ ले लो, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। अच्छा, अशुद्ध वाक्य आता है ना? चलो वो करो, वो करो। चलो बताती हूँ। अंधेरी रात में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे थे। तुम बोलो, आप भी बताओ बेटा। अंधेरी रात में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे थे। पहले एक बार बताओ, कुत्ता चिल्लाता है? भौंकता है। ये ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। चाहे गुणों पे हो किसी पे, हमको ये चीज का ध्यान रखना है। अंधेरी रात में कुत्ते जोर से भौंक रहे थे।
तभी बोलते हैं इतने फटाफट आंसर नहीं, 2 सेकंड के लिए अपने दिमाग पे जोर देना है। रिवीजन की नहीं, हम बताएं कि अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है, हम अपने दिमाग पे जोर नहीं देते। हम भेड़िए चाल पे चल रहे तो सब चल रहे हैं तो हम भी वहीं चलते चलेंगे। अगर हम अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर देंगे ना तो फटाफट हो जाएगा। चलो, काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है। काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है। हाँ, क्या लिखेंगे बताओ? क्योंकि काल चक्र तो ऑलरेडी हमारा राउंड है, काल चक्र होता है समय हमारा, तो उससे बचना संभव नहीं है ना। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पहिया काल चक्र को ये थोड़ी ना हमारी गाड़ी या रोड की जो चलेगी उसमें। हाँ, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। हाँ, देखो अब ध्यान है ना कि अस्त्र नहीं होता, ये शस्त्र है। कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। गले में, सॉरी गले बोलने लगी मैं। कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। मैंने कहा आपसे कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। पहले एक बात बताओ, क्या भारत माता के गले में बेड़ी पहनाई जाती है? पैर से था ना। कई वर्षों तक भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। हमें गले से थोड़ी बांधा गया था। हमारे तो अंग्रेज लोग कहते हैं भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियां टूटी। बेड़ी गले में बांधा जाता है, पैर में बांधा जाता है? फांसी होती है। ठीक है, इससे रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, वह कढ़ाई बुनाई जानती है। वह कढ़ाई बुनाई जानती है। मैंने बोला तुम्हें वह कढ़ाई बुनाई जानती है। कढ़ाई ड बोला मैंने। कढ़ाई ढ वाला ढ होगा, ड नहीं होगा, क्योंकि मैंने कढ़ाई बोला है। मतलब वो कढ़ाई जो कलछी। हाँ, तो स्पेलिंग का भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं भाई, ये भी ध्यान रखना है ना, कई बार होता है। उसने हाथी पर काठी बांधी। हाँ, फिर हाथी पे क्या बांधा था? हौदा। वो इतना मोटा वो होता है ना उसका। हाँ, वो उसके ऊपर हाथी को काठी पे बांधेंगे तो भागी जाएगा वो, तोड़ ताड़ के वहां 1 ही मिनट में। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। शास्त्री जी के मृत्यु से हमें बहुत खेद हुआ। हम कैसे बोलते हैं किसी का, यार आपके निधन पे मुझे बड़ा ही दुख हुआ, यार तुम्हारे पापा का निधन। शुद्ध हिंदी में निधन बोलते हैं मृत्यु को। शास्त्री जी के निधन पे बहुत खेद हुआ। मृत्यु नहीं होगा, मृत्यु तो आम लोगों के लिए ना। शास्त्री जी तो हमारे पूजनीय, वैसे ना शास्त्री जी हम कहते हैं ना आपकी मृत्यु। हम क्या लिखते हैं? निधन शोक संदेश लिखते हैं ना, निधन लिखते हैं ना नीचे, क्या आकस्मिक निधन हो गया। आकस्मिक मृत्यु तो अजीब सा लगता है ना सुनने में, और लिखते भी नहीं है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान। अकाल मृत्यु बोलते हैं, लेकिन निधन बोलते हैं ना, आकस्मिक निधन हो गया। अकाल मृत्यु कभी किसी का ऐसे बारिश वारिश में हो जाता है तो बोलते हैं। हमें बहुत शोक है। अच्छा, दुख नहीं, खेद। हाँ, शोक है मतलब, बट एक अच्छा हिंदी तो शोक है ना। हम दुख खेद है मतलब क्या कोई छेद थोड़ी करने जा रहे हैं भैया। ठीक है, शोक है, हम बहुत दुखी है तुम्हारे से, उससे शास्त्री जी की मृत्यु से।
शोक मतलब होता है बेसिकली मृत्यु के लिए मनाया जाता है, बहुत दुख होने पे हम बनाते हैं। खेद होता है कि हाँ कोई चीज़ खो भी गई तब भी हम खेद करते हैं, यार ठीक है यार तुम्हारा खो गया मुझे खेद है, मतलब थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ा दुख होता है उसमें। शोक में बहुत ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और, सर्वनाम वाली अशुद्धियाँ, ये ध्यान रखना, मैं अब बता के कर रही हूँ। पहले संज्ञा वाली अशुद्धियाँ थे, अब सर्वनाम है। जो भी हो लौट आए, जो भी हो लौट आए, जो भी हो लौट आए, लौट आए, जो भी है लौट आए। अरे भाई जो गया होगा वही तो लौटेगा, जो भी गया हो लौट आए, जो भी गया वो लौट आए। जब गया ही नहीं, मैंने भेजा ही नहीं, मैंने तो उसमें जो भी है लौट आए, मैंने तो गया वर्ड ही खा गई। तो ये कि ध्यान रखना है ना, ये थोड़े वर्ड भी बीच में से गायब कर देंगे वो। मैम निरावलंब होता है बिना किसी अवलंब के, तो मतलब निर और फिर र में आखिरी मात्रा निरा, और इसमें मैम एक क्वेश्चन आया कि कौन सा मतलब शुद्ध है, ऐसा कौन सा है जिसमें सारे शुद्ध हैं? कौन सा है? किस विकल्प में सभी शुद्ध हैं? हाँ, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? पूरावलोकन, क्रियान्वय, हितैषी, न्योता, निरवलंबन, सिद्धहस्त, दंपत्ति, प्रशस्त। मैम देखिए, पुनरावलोकन क्रियान्वयन चलिए सही है, हितैषी समझ में आ गया। मैम पुनरावलोकन में क्या गलत है? न के ऊपर हाँ, ओके, और हितैषी में त में दो आता है। वो तो क्लियर हो गया। दंपति प्रशस्त, दंपत्ति स्पेलिंग गलत है, नहीं दंपत्ति में तो ऐसे ही द आधा म आता है, दनपत्ति थोड़ी बोलते, मैम, दनपत्ति। ये जो ऊपर होता है बिंदु उसका तो स्वर दंपत्ति म बोलते हैं, बट दंपत्ति हमेशा आधा म भी लिखते हैं। प्रशस्त है तो वो प्रशस्त, हाँ। प्रशस्त होता है, मतलब ये तो सही है पर ये गलत है। पर मैम लेकिन मेरा ये कहना निरावलंब, ये बेटा पेन नहीं है, ये बोर्ड का है। हाँ, मैम सिद्धहस्त मैं मान लेती हूँ कि वैसे तो खैर द के नीचे हलंत है। हाँ, आज के डेट में अभी ऐसे नहीं लिखते, सिद्ध लिख देते हैं, ठीक है। द के नीचे ध भी और द के नीचे हलंत है तो भी सही है। आधा हाँ, तो है ही वो, पर मैम यहाँ पे निरावलंब होता है जहाँ तक मेरा मानना निरावलंब है बेटा, नीरवलंब है ये, हाँ। नीरवलंब। है। हाँ, निर और उसमें से अवलंब निकाल लिया हमने। वो निकालोगे क्यों से, नीरवलंब है। हाँ, तो मैम ये कह रहा है कि ये शुद्ध है। हाँ तो लिखा हुआ सही है, नीरवलंब मतलब है इसका मैम क्या मतलब? जो कभी भी लेट नहीं होता, जो हमेशा ऑन टाइम। नीरवलंब जो कभी भी किसी भी मैं विलंब था। विलंब होता है, जो लेट। विलंब क्यों आए हो तुम आज? हाँ मतलब क्यों आए हो विलंब? मतलब तुम लेट आए हो। नीरवलंब मतलब होता है जो कब, मतलब एक नॉर्मल हिंदी में बता रही हूँ, जो कभी नहीं। होता है। अविलंब भी होता है, नीरवलंब जो कभी भी, नीर मतलब दूर दूर तक उसने कभी कुछ नहीं है। नीर मतलब हमेशा दूर या पानी, नीर का मतलब होता है दूर या पानी, हाँ, मैम वो तो बड़ी की मात्रा रहेगी है ना। तब होगा। हाँ, तो हो गया विलंब मतलब, विलंब मतलब क्या होता है? किसी भी जगह पे पहुंचना या कोई काम को करना। मुझे ऐसा लगता है कि इसको अगर हम तोड़ें इसका अर्थ निकालने के लिए, तो निर धन अवलंब, और धन कहाँ से आ गया? मतलब अगर इसे तोड़ें, दोरेंगे भी तो धन कहाँ से, न कहाँ से आएगा? मैम धन नहीं, धन मतलब वो प्लस मैं बोल रही हूँ। अच्छा, प्लस जोड़, नीर प्लस वलंब, हाँ, निर प्लस अवलंब। अवलंब। अ नहीं आएगा ना बेटा, अ के साथ मात्रा कहाँ है? नहीं मैम, ये र जो है, र को आधा करेंगे। र को आधा नहीं कर सकते ना, र के नीचे हलंत भी नहीं है, पूरा है ये। हाँ तो पूरा है, और नीर यहाँ आ गया, आधा इसमें हो गया, फिर आधा आधा कैसे, तुम कैसे तोड़ दोगी? आधा आधा पूरा है, ये पूरा रहना चाहिए। पूरा है, वो कैसे तोड़ दोगी? निर अवलंब नहीं है अभी। नहीं, निर निर्वलंब है, ये वर्ड सही है इसीलिए। मुझे ऐसा लगता है निरावलंब होना चाहिए। हमारे लगने से कुछ नहीं होता बेटा, तेरे लगने से कुछ नहीं होता। निर्वलंब का मतलब क्या है? नीरवलंब मतलब होता है जो, नीर मतलब बेसिकली बहुत देरी तक नहीं और वो ना हो। अशुद्ध अशुद्ध है, जैसे ये वाले क्वेश्चन व्याकरण व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मोर बोल रहे हैं, मोर बोल रहे हैं, बोल खेत में बैल चर रहे हैं, उसने उपयुक्त समय पर यह कदम उठाया। उपयुक्त या सही? मैं कह रहा हूँ सही होना चाहिए। सही। और ये उसने बेझिझक कागज पर हस्ताक्षर कर दिया। भी गलत है क्या? इसमें आंसर क्या है?
आंसर देखो। सर ये ऑफ हो गया, एक बार चेक कर लेंगे। चौथा है। उसने बेझिझक कागज पर हस्ताक्षर कर दिया। बेझिझक क्या होता है? बिना झिझके, मतलब एकदम से कर देना। तो उसने बेझिझक कागज पर हस्ताक्षर कर दिया। बेझिझक नहीं आना चाहिए यहाँ पे ना। उसने बिना विचारे कागज पर हस्ताक्षर कर दिया, या उसने तुरंत कागज पर हस्ताक्षर कर दिया, उसने कागज पर एकदम हस्ताक्षर कर दिया। हम बेझिझक कहीं पे जाते हैं, तो मेरे घर बेझिझक कैसे आ गए? अच्छा, इसलिए बिना किसी शर्म के, बिना किसी उस झिझक के, उसको कहते हैं। मैम ये भी सही होगा क्या फिर इसमें उपयुक्त भी? हाँ, वो उसने उपयुक्त समय पर क्या कदम उठाया, उसने सही समय, उपयुक्त मतलब क्या होता है? एकदम परफेक्ट। इसीलिए व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विंध्याचल पर्वत सबसे पुराना है, संकट के अंदर घबराओ मत, राम गांव को जाता है, राम गांव को जाता है, वह सदैव ही विलंब से आता है। हमें वो भी देखना है ना सारा, सर्वनाम ये सब। विंध्याचल पर्वत सबसे पुराना है, विंध्याचल पर्वत सबसे पुराना है, संकट के अंदर घबराओ मत। या फिर ऐसे लिख सकते हैं विंध्याचल पर्वत बहुत पुराना है। भाई सबसे पुराना है नहीं होता है, बहुत पुराना हो। हाँ, ये भी यही गलत है, इसलिए इसका आंसर देखना एक बार 57 का। तीसरा है। राम गांव को जाता है। देखो विंध्याचल पर्वत हो गया, संकट के अंदर घबराओ मत। संकट के हम अंदर रहते हैं क्या? संकट से घबराओ मत, ठीक है। वह सदैव ही विलंब से आता है, वो हमेशा ही विलंब से आता है। हाँ, और मैं अपनी स्वेच्छा से घर स्वेच्छा से घर जाऊंगा मैं, इसमें अशुद्धि है। अपनी स्वेच्छा से। स्वेच्छा भी मतलब अपना होता है। मैं स्वेच्छा से घर जाऊंगा, अच्छा, या अपनी हटा देंगे। हाँ, मैं स्वेच्छा से घर जाऊंगा। अपनी का भी मतलब मैं ही हो गया, या मन से स्वेच्छा मतलब भी अपना सेम ही हो गया ना, इसीलिए। और मैम इसमें बाजार में सेब भारी महंगे हैं। फरसर की क्या होता है? पर संग मैं तुम्हें भेज दूंगी बेटा, वो मैंने भेजा था नोट्स में। याद नहीं रहता। बाजार में सेब भारी महंगे, भारी महंगे, बाजार में सेब बहुत महंगे हैं। तो भारी क्या हो गया मैम? विशेषण। भारी तो वजन हो गया ना, वजन है तो भारी अशुद्ध है। संज्ञा की, क्रिया की, या फिर विशेषण? विशेषण की हो गई ना भारी। भारी थोड़ी होगा, बहुत होगा ना, बहुत महंगे है। इसमें तो मैम यही है, तुमने रात को भोजन कहाँ किया, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, तुमने रात को भोजन कहाँ किया, वाक्य में अशुद्धि है। क्या चीज़ का अशुद्धि है? पूर्ण विराम का है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। बाजार में सेब भारी है, पूछो इससे क्या बताएगी, बताना, शुद्ध करो। बाजार में सेब भारी नहीं, बहुत महंगे। हाँ, महंगे है। भारी वर्ड थोड़ी आएगा। असल में ये सारी अशुद्धियों का मेन अशुद्धि ना तुम्हें देखना है, पहले संज्ञा देखना, संज्ञा सही है, सर्वनाम सही है, विशेषण सही है। 3 चीज़ देख लिया, फिर उसकी स्पेलिंग देखना, क्योंकि बेसिकली संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया में ही गलती आती है। विशेषण में अशुद्धि जल्दी आती नहीं। जो मैंने अभी तक क्वेश्चंस देखे हैं उसमें संज्ञा की गलती रहेगी, या सर्वनाम की गलती रहेगी, या क्रिया की गलती रहेगी। विशेषण का देखो बहुत कम है, ज़्यादातर संज्ञा का गलती है, या सर्वनाम से रिलेटेड गलती है, या क्रिया का गलती है। बेसिकली 3 ही चीज़ में हम गलती करते हैं ना। हम अगर हम हिंदी में बोलते भी तो इन्हीं 3 चीज़ का शुद्धि का ज़्यादा करते हैं। विशेषण तो जुड़ जाता है, तब ठीक है, हम संज्ञा से ही विशेषता बनाते हैं ना, इसीलिए। जगत प्लस नाथ, जगत त के साथ क्या गया? अ, नाथ न में क्या आ गया? अ। हाँ हाँ, स्वर संधि है। इतना अंदर तक डिफिनेट करने थोड़ी आता है। राजमाला, आपको और कुछ पूछना है बेटा? और बेटा पूछो क्वेश्चंस, पक्का?
हाँ पूछो। सड़ियल, अड़ियल, सड़ियल का मतलब बताओ, अड़ियल का मतलब बताओ। सड़ गया। नहीं सड़ियल मतलब सड़ू टाइप का, तो मुझे नहीं सड़ू एकदम रिएक्शन देते हैं सड़ियल, जैसे कहते हैं बहुत सड़ियल टाइप के इंसान हो, एकदम खड़ूस, खड़ूस नहीं क्या है मतलब जैसे ठीक है, अड़ियल, अड़ियल। अड़ियल तो अड़ जाए किसी चीज पे, मैंने मतलब और एक क्या था नारियल, हाँ हाँ पूछना क्या चाहते हो? था कि किसमें ईयल प्रत्यय नहीं है, तो मैम ठीक है वैसे तो छोटी ई की मात्रा नारियल में भी है तो होगा, और वो मैं जब उसको मैं ध्यान से देखी तो मैं समझ गई कि नारियल इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि वो नार नारी प्लस ईयल हो गया ना, नारियल। वो संस्कृत वाला नार और फिर ईयल, तो उसका आंसर वही था, पर मैम देखा जाए तो खैर संस्कृत का वर्ड तो है ही नार, ऐसे नारियल का संधि विच्छेद होगा, नारी प्लस ईयल, नारियल। सड़ियल, सड़ प्लस ईयल, ठीक है। और बोला था तुमने मरियल, मर प्लस ईयल, ठीक है। अब नार प्लस ईयल, मैम नारियल में कह रहा है कि ईयल प्रत्यय नहीं होगा, और मैं भी कहीं कहीं समझ रही हूँ कि हाँ नहीं हो सकता, पर खुद को बहुत कन्विंस कर नहीं पा रही हूँ, तो मैं इसका क्या होना चाहिए, मतलब कैसे कह सकते हैं कि नारियल में ही ईयल प्रत्यय नहीं है, एक्चुअली नारियल में इसलिए ना, नारी प्लस ईयल, नारियल, प्रत्यय को हटा दिया, मतलब कोई शब्द है कोई तो है, वो है नारी, नारी प्लस ईयल, य ल लगा। उस नारी का भी मैम संस्कृत में ही सही, पर वो वर्ड एक्चुअली वर्ड है, संस्कृत का अलग वर्ड है, हिंदी हम जब पढ़े तो हिंदी के वर्ड करेंगे। दर्शन प्लस ईय, हाँ दर्शन प्लस ईय, दर्शनीय। दिखाना एक बार, पेन देना, मैं लिख के, क्योंकि कई प्रत्यय उपसर्ग ना लिखने के बाद वो अलग हो पाते हैं, बोलने में बहुत फर्क आ जाता है। दो बार कहाँ गया? हाँ ये वाला है ना, हाँ मैम, हाँ देखो दर्शन, ठीक है, फिर ये ई की मात्रा है, ठीक है, फिर यह है, न के साथ लगा हुआ है, ठीक है, ये हमने अलग किया तो अ आएगा ना, इसीलिए दर्शनीय। ई अगर हम ये ई वाला ई और य लगा देते हैं, बड़ी और ये लगा देते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था प्रत्यय का, कि वो आगे का तो मीनिंग होता है और इसके पीछे का नहीं होता, अन्य प्रत्यय लगने के बाद ही तो दर्शन प्लस निय अन्य बनेगा। दर्शन लगाया ना हमने, फिर ई निय, तो मैम दर्शन में भी तो नया आ गया ना, दर्शन नहीं आएगा यहाँ पे, दर्श प्लस अन्य होता है, दर्शनीय। अगर ऐसे भी करेंगे ना, दर्शन प्लस ईय, तो दर्शनीय ही बनता है। वही मैं कह रहा था मैम, इसका मतलब क्वेश्चन ये दोनों ही नहीं, दो क्वेश्चन सही है, दोनों ही ऑप्शन सही है, पर तुम्हारे में जो उसने उन्होंने कर रखा है कि वही आएगा, तो वो दिया हुआ था ना प्रत्यय का मैंने, किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है, न्यून में है शायद, नहीं न्यून में है, न्यून में है, नी प्लस काय, निर में है, निर्देशक, निर प्लस देशक है ना, निर प्लस देशक है ये ऐसे है, चाहिए तो इसमें कौन सा मैंने निर है। देखो देखो जरा, न्यून में था ना, हमने उस दिन करा था ना ये वाला, इसका जो आंसर दिया है उसके हिसाब से ये समझते हैं कि न्यून में होगा, बट अब कैसे होगा वो मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ। न्यून में ना, है ना, है ना, हाँ 2013 का है ना, क्योंकि कई बार ना साइलेंट होते हैं, एक्चुअली कई बार ना साइलेंट में उपसर्ग में जाते हैं। न्यून में नी प्लस यून है, जबकि नी आधा है, तो नी के नीचे अब मात्रा के साथ हम हलंत लगा ही नहीं सकते हैं। जब मात्रा लगी हुई है, किसी के साथ मात्रा लगी हुई, तो हम इसके नीचे हलंत कैसे लगाएंगे? हलंत लगाने का मतलब तो अ नहीं है उसके साथ, वो आधा है। जब वो आधा है तो मात्रा कैसे दूसरा कैसे आएगा? छोटी ई बड़ी ई कैसे आएगी? जैसे अगर हम इसको तोड़ते हैं, उपसर्ग लगाते हैं, अगर उपसर्ग का हम इनके उपसर्ग की अपनी पद्धति से चलते हैं, जो उपसर्ग होता है, तो वो क्या हो गया? नी प्लस यून, यही आना चाहिए ना, नी प्लस यून। आधा न तो कहीं, या न प्लस यून होना चाहिए, ऐसा वाला होना चाहिए ना, न के नीचे हलंत। पर आधा न का उपसर्ग का कोई मतलब है कहीं पे भी? हर उपसर्ग का कोई ना कोई तो मतलब होता है। तो इस
उपसर्ग नहीं है, बट इसमें तुम्हारे इसमें दिया हुआ है, और इसमें क्या पूछा है कि न्यू उपसर्ग नहीं है। निर्देशक जैसे क्वेश्चन में लॉजिक लगा। हाँ, तभी देखो निर्देशक में तो हमें पता चल रहा है साफ, निकाय का हमको पता है, निवेदन भी हमको पता है, बट ये एक ऐसा शब्द इन्होंने दिया है जो अपवाद में आता है, क्योंकि नी उपसर्ग नहीं है और न्यून में कह रहे हो आप नी उपसर्ग, अगर नी उपसर्ग लगता है तो नी न के साथ अगर कोई मात्रा लग जाती है तो फिर वो अकेला कैसे है वो। हाँ बेटा, मैम मीन्स क्या होगा मैम, जिससे अलकायदा अलविदा, क्या ऑल मा मीन्स क्या होगा मैम, अलकायदा अलकायदा। नहीं पूछ रहे हैं कि अल का मतलब क्या होगा। अच्छा, अल किस चीज के लिए अल बेटा, नहीं जैसे अल अलकायदा, में कायदा का मतलब तो अल उपसर्ग, उपसर्ग के लिए उपसर्ग हो गया, का मतलब क्या है वो पूछ रही है। अल उपसर्ग का बेटा, ऐसे तो बहुत सारे उपसर्ग ऐसे, अल का मतलब उपसर्ग का क्या होता है इसे मुझे याद भी करनी पड़ेगी मुझे भी। अल उपसर्ग का अलविदा, अल मतलब जो हम किसी को छोड़ते हैं, देखो अलविदा बेसिकली अगर अलविदा से हम अल का मतलब निकालते हैं कि अलविदा जिसको हम छोड़ देते हैं, विदा मतलब हम छोड़ देना। अल असल में है संस्कृत उपसर्ग और अल का मतलब पता है, यहाँ पे देखिए अगर आप दोनों को करेंगी अल का मतलब बिना, बिना, वही तो कह रहे, अल का बिना कायदा के अलविदा, बिना उसके विदा, कहीं बिना या कमी। तो वही तो बोल रहे जिसको हम छोड़ देते हैं, जिसको हम छोड़ देते हैं अल का, देखना निकालो। अल का मतलब बेसिकली बेटा बिना हो गया कि जिसको हम छोड़ देते हैं, बिना या कमी जिसको हम छोड़ देते हैं, अल कायदा हो गया, अल विदा हो गया, तो इसीलिए ठीक है बेटा, मतलब इसको बेसिकली बहुत सारे हमारे ऐसे उपसर्ग हैं कि जिसका मीनिंग हमें भी बहुत ढूंढना पड़ता है ऐसे में, बट जो बेसिकली नॉर्मल है वही आता है। और कुछ पूछना है तो पूछो बेटा। मीन्स ये दे रखा है मैम इसमें निश्चित। निश्चित है, हाँ, अलविदा, अलबेला, अलमस्त, अल मतलब निश्चित है जिसको हम छोड़ देते हैं कि हम अलविदा कर दिए, चले गया वो, अब वो चला गया, अब वो नहीं आएगा, हमको निश्चित है कि वो अलविदा। अल कायदा जिससे जिसकी कोई कायदा ना, हमें निश्चित है कि उसको कोई भी उसको कायदा नहीं पता, उसको रिस्पेक्ट करना मान लो नहीं पता, कोई भी वर्ड समझ लो इस तरीके से, मतलब निश्चित होना जिसको हम छोड़ देते हैं, है वो निश्चित है, हाँ अर्थ निश्चित। निश्चित होना। मैम ये उर्दू विदेशी उपसर्ग है अल। हाँ बेसिकली बेटा तुमको कोई मीनिंग तो आएगा नहीं इसका, उपसर्ग का मीनिंग लिखने तो आएगा नहीं, बस बेसिकली तोड़ने आएगा, वो आना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे पुर्तगीज़ में भी हैं और उर्दू में भी है, संस्कृत में भी हैं उपसर्ग और प्रत्यय ऐसे वाले। हाँ, अल प्लस विदा हो गया ना, दो का। और कुछ पूछना है तो बेटा पूछो, आप देख लो बेटा, आप दोनों जल्दी जल्दी फटाफट देख लो। ठीक है, अब तो खुद और पढ़ना पड़ेगा मन तो लोकप्रिय शब्द का समास। मैम एक तो एक समास को देखो। देखो समास में बता देती हूँ, शॉर्टकट में बता दूँ, ट्रिक है समास का। तुम्हें आता है समास अच्छे से? आता है, ठीक है। देखो समास का थे, बहुव्रीहि समास होता है भगवान का नाम, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। द्वंद्व और दिगु, दिगु क्या होता है? नंबर। द्वंद्व होता है जिसमें डैश होगा, माता और पिता, रात और दिन, ऐसे वाले डैश वाले आते हैं। माता और पिता ऐसे डैश होगा बीच में, ठीक है। ये देखो माता और ऐसे पिता लिखा होगा, तो इसका मतलब तोड़ेंगे तो ये और आएगा। नंबर वाला तुमको पता है उसमें काउंटिंग आएगी ही आएगी, चौराहा, चौमासा, जिसमें नंबर ही आएंगे। चार राहों का, और देखो समूह, समूह क्या होता है? गैदरिंग। मान लो चौराहा है तो चौराहा क्या होता है? चार सड़कों का, चार राहों का समूह होता है, मतलब चार राहें जहाँ पे आके मिलती है, ठीक है। चौमासा, 4 महीनों का समूह, 4 महीने जब कलेक्टिव नाउन हो गया ना, जब हम मिलते हैं तो उसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, 9 लाखा, 9 लाखों का हार समूह हो गया, ठीक है। ये 3 तुमको पता चल गया, ठीक है। अब आता है कौन सा आता है? तत्पुरुष। लाओ खोलो, मैं फटाफट बता देती हूँ। तत्पुरुष, कर्मधारय, इसके ट्रिक हैं, पढ़ा नहीं पाई, सॉरी, कहाँ गया? देखो तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व बता दिया मैंने,
तुम्हें द्विगु बता, अव्ययी भाव होंगे जिसमें अव्यय होंगे। अव्यय तुम्हें पहले भी वर्ड बताया था, जैसे आजीवन, आ प्लस जीवन, यथोचित, यथा प्लस चित। जो अव्यय जो चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो सब जगह एक जैसा ही लगता है। यथा, प्रति, ऐसे वाले शब्द, ठीक है, वो तुम देखोगे इसमें से तुमको पता चल जाएगा। ये तो चारों बहुत इजी है। अब आता है तत्पुरुष और कर्मधारय, ठीक है। तत्पुरुष बेसिकली होता है तुम्हारे को कर्ता ने कर्म को, करण से कारक का चिन्ह आता है 8, कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को के लिए, पतान से संबंध का के की, अधिकरण में पर। ऐसे वाले जो शब्द में जहाँ पे होंगे वो सारे तत्पुरुष होंगे। जैसे ग्राम शत, ग्राम को गया हुआ, कर्ता ने कर्म को का चिन्ह आ गया। हाँ, जहाँ ये वाला चिन्ह आ गया वो क्या बन जाएगा, तत्पुरुष समास। देखो भावपूर्ण, भाव से पूर्ण, कर्ता ने कर्म को करण से, ये हमेशा देखना ऐसी वाली मात्राएं आएंगी। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, ठीक है। तो ऐसे वाले ये आएंगे, ये सारे क्या हो जाएंगे, तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ये क्लियर अब तुमको, ये बाकी हो गया। कर्मधारय, कर्मधारय समास में क्या होता है, हमेशा दूसरा पद विशेषण या विशेष्य होगा, मतलब उसकी क्वालिटी बताई जाएगी। जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, बट इसमें भगवान का नाम कहीं नहीं आया तो इसलिए ये कर्मधारय हो गया। अगर इसमें मान लो आता पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, वो कर्मधारय समास भी होता है और वो बहुव्रीहि भी होता है। पीला है अंबर जिसका, हम किसको बोलते हैं, भगवान विष्णु को। और लेकिन अगर भगवान का नाम नहीं है और इसमें है तो आप ये भी कर्मधारय भी टिक करोगे तो सही। लेकिन लंबोदर बोलते हैं तो लंबा है उधर जिसका, वो क्या हो गए, श्री गणेश जी, उसको कर्मधारय नहीं होगा, ठीक है। जैसे बहुव्रीहि, ठीक है। अब देखो श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, महात्मा, महान है जो आत्मा, पर इसमें किसी भगवान का नाम नहीं। मुख चंद्र, चंद्रमा रूपी मुख, चरण कमल, चरण के समान चरण, कमल के समान चरण, सॉरी। विद्याधन, विद्या रूपी धन, ठीक है। भव सागर, भाव रूपी सागर, ये सारा क्या हो गया, कर्मधारय। देखो द्वंद्व समास का पहचान यही कि डैश है बीच में, और आएगा, सबसे इजी है ये, इसमें और आएगा। इसमें कोई भी देखो कहीं पे भी और या आए ऐसे मतलब डैश होगा ही होगा, सारे में देखो डैश है। दिगु में नंबर होंगे, देखो नवरत्न, सप्ता, त्रिलोक, सप्तऋषि, शताब्दी, त्रिभुज, सतसई, है ना, सारा समूह वाला है, नंबर होंगे, तीनों लोकों का समूह त्रिलोक, ठीक है। अब वही भाव के जो तो मैंने बताया था, यथा, प्रति, यथा, भर, आ, प्रति, बे, ऐसे वाले, बेखबर, बिना खबर के, प्रतिदिन, हर दिन, आमरण, मरण तक, आजन्म, जन्म से लेकर आजीवन, जीवन भर, यथा संभव, जैसा संभव, प्रति क्षण, हर क्षण, यथा समय, समय के अनुसार, शक्ति अनुसार, ठीक है। अब बहुव्रीहि आता है जिसमें भगवान का नाम हो, देखो घनश्याम, बादल जैसे काला अर्थात कृष्ण जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, और ये भगवान भी सिंगल भगवान होंगे, ठीक है। गजानन, गज के समान आनंद वाला अर्थात गणेश जी। त्रिलोचन, 3 है लोचन अर्थात शिव जी। अब देखो त्रिलोचन है, 3 है लोचन, ये नंबर है, बट इसमें भगवान जी का नाम है ना, 3 है, भगवान का नाम हो, किसी महान पुरुष का नाम हो तो कोई दिक्कत। दिगंबर, दिशा है, दिशाई वस्त्र जिसका अर्थात शिव, ठीक है। वैसे दिगंबर जैनियों को क्या आता है, चतुर्भुज, 4 भुजाएं जिनके अर्थात विष्णु, ठीक है। देखो कर्मधारय बहुव्रीहि में यही अंतर है। कर्मधारय, हाँ वही तो बोला है बेटा। कर्मधारय बहुव्रीहि समास में अंतर, कर्मधारय समास में दोनों पद में विशेषण, विशेषित, उपमान, उपमेय का संबंध होता है, लेकिन बहुव्रीहि समास में दोनों पदों का अर्थात प्रधान न होकर अन्यार्थ प्रधान होता है, मतलब इसमें किसी न किसी भगवान, किसी महान आत्मा का नाम होगा और कर्मधारय में नहीं होगा, ठीक है। समझ आ गया। अब बहुव्रीहि और दिगु में भी वही अंतर, आगे से चौरा अर्थात 4 राहों का समूह दिगु समास, भुजाएं चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी विष्णु अर्थात बहुव्रीहि समास, ठीक है। बहुत इजी है समास तो इस तरीके से। बस समास में ट्रिक ये अजमाना कि डैश वाला क्या है, वो है भगवान का नाम है, बहुव्रीहि है, अव्यय तो बे, यथा, प्रति। 1-2 क्वेश्चन कर लो जल्दी से, फिर मैं छोड़ दूं। समास का 1-2 क्वेश्चन देख लो बेटा, आप भी समास एक बार देख लो, आप भी देख लो फटाफट, जल्दी बताओ फिर फटाफट। बेटा आप भी रिवाइज कर लो समास एक बार। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।
अच्छा होगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा हो जाएगा। पेड़ का पर्यायवाची बताओ, चलो। तुम बहुत जल्दी हड़बड़ाती हो, तुम्हारा वीक पॉइंट ये है। मैंने इतनी क्लासेस में मैंने तुम्हें ऑब्जर्व किया, मैं बच्चों को बहुत जल्दी इस चीज़ को ऑब्जर्व करती हूँ। बताओ। हम्म हम्म नभ का हवा, अनिल, हम्म अग्नि, अग्नि, बेसिकली यही थोड़े बहुत ही आएंगे, विलोम शब्द आएंगे। बेसिकली टफ वाले दे देते हैं। हो जाएगा हो जाएगा। है बेटा आपको कोई प्रॉब्लम और? क्या चीज़? क्या चीज़? समास? शुभ, शुभ है जिसका आना। कर्मधारय। हितोपदेश, जिसका उपदेश हमारे लिए हित में होता है। हित के लिए उपदेश, हित के लिए उपदेश, के लिए क्या बताया था, है ना? बस उसका ऐसे ही तुमको तोड़ के याद करना, ये ट्रिक्स है, समाज के खाली ट्रिक्स में होते हैं। चलें फिर।